शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का प्रारंभ कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस में जो प्रथम टॉपिक था और उस टॉपिक का नाम यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। इस टॉपिक को मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, समझा दिया और इस टॉपिक से संबंधित जो भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का जो विश्लेषण है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अब दोस्तों, इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद आपकी यूनिट फर्स्ट में एक और टॉपिक दिया गया है, उसका नाम है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। तो आज जो टॉपिक पर आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं वह टॉपिक का नाम है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। तो अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध। दोस्तों, इस टॉपिक से भी यूपीएससी हर एक साल बाद आपसे प्रश्न पूछते हुए दिखाई देता है। ये जान लीजिए कि अगर इस साल पूछा है तो अगले वर्ष छोड़कर फिर अगले वर्ष जरूर यूपीएससी इस टॉपिक को रिपीट करता है। थोड़ा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में आपको अंतर दिखाई देगा, अन्यथा इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछता है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, यहां पर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहां पर इन दोनों शब्दों को अच्छे तरीके से समझना होगा। एक शब्द है समाजशास्त्र और दूसरा शब्द है आपका क्या? सामान्य बोध। तो दोस्तों, यहां पर अब हम स्टार्ट करेंगे कि समाजशास्त्र, हमने इस पर आपको एक प्रकाश बिंदु समाजशास्त्र पर डाल भी चुका हूं। तो दोस्तों, समाजशास्त्र एक क्या है? व्यवस्थित विषय है। समाजशास्त्र क्या है? एक व्यवस्थित विषय है। तो समाजशास्त्र आपका क्या है? एक व्यवस्थित विषय है। समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव समाज का अध्ययन होता है। मानव समाज का अध्ययन होता है। तो समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है और जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन होता है। अब समाजशास्त्र व्यवस्थित विषय
क्यों है? आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठेगा। तो समाजशास्त्र व्यवस्थित इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु होती है। तो समाजशास्त्र व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु होती है। इसकी अपनी विषय वस्तु होती है। तो समाजशास्त्र व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु होती है एवं इस विषय वस्तु को, ये आपको विषय वस्तु दिखाई दे रहा है, ये आपको जो विषय वस्तु दिखाई दे रहा है, अब इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से, इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति होती है। तो दोस्तों, हम लोग किस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं? समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। हम पहले समाजशास्त्र को जाने। तो समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है और इसके माध्यम से हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं। व्यवस्थित विषय शब्द आया, तो व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है, स्वयं की अपनी। अब जब इसकी अपनी विषय वस्तु है तो इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी क्या है? पद्धति मौजूद है। तो एक विषय के रूप में जो हम समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, एक विषय के रूप में हम जिस समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन। तो एक विषय के रूप में इस समाजशास्त्र का उद्देश्य, अगर इसका गोल देखा जाए तो जो भी समाज में उपस्थित सदस्य हैं उनके बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है, समाजशास्त्र का विषय वस्तु किससे प्राप्त हो रहा है? बोध से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है। तो समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है वह बोध से प्राप्त हो रहा है, परंतु दोस्तों इसकी जो पद्धति है यह पूर्णतः भिन्न है। ये जो पद्धति आपने देखा, जो इस विषय वस्तु की अध्ययन को उद्देश्य से एक पद्धति डेवलप हुई है, वह अन्य विषयों से बिल्कुल भिन्न है। तो इस समाजशास्त्र की पद्धति में हम क्या देखते हैं? तो इस समाजशास्त्र की पद्धति में तो दोस्तों, समाजशास्त्र की पद्धति में समाजशास्त्र की
पद्धति में अवलोकन प्रयोग अनुसंधान ETC। तो समाजशास्त्र की पद्धति में अवलोकन प्रयोग अनुसंधान ये सब दोस्तों उपस्थित होते हैं। अवलोकन का अर्थ क्या हुआ? ध्यान पूर्वक से देखना। अर्थात कि जब हम समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी विषय पर अनुसंधान करते हैं तो हम क्या करते हैं? ध्यान पूर्वक से उन चीजों को देखते हैं, उस पर प्रयोग करेंगे और फिर शोध के तत्पश्चात हम किसी निर्णय पे आएंगे। अर्थात कि जिसका प्रमाण सिद्ध हो, हम उस पद्धति की समाजशास्त्र के अंतर्गत बातें करते हैं। तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का विषय वस्तु बोध से प्राप्त होती है, ज्ञान से प्राप्त होती है और इसकी पद्धति पूर्णतः भिन्न है। और समाजशास्त्र की इस पद्धति में हम अवलोकन अर्थात कि ध्यान पूर्वक चीजों को देखते हैं, प्रयोग करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और अनुसंधान करते हैं। तो यह सब चीजें उपस्थित होती है। जो दोस्तों प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, जो प्रारंभिक आपके समाजशास्त्री थे, प्रारंभिक समाजशास्त्री ये जो दोस्तों प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वह समाज शास्त्र को सामान्य बुद्धि से पृथक रखना चाहते थे। समाज शास्त्र को किससे? सामान्य बुद्धि या सामान्य बोध, दोनों एक ही शब्द है। समाज शास्त्र को सामान्य बोध या बुद्धि से पृथक रखना चाहते थे। तो दोस्तों इसमें आपके जैसे दुर्खिम साहब थे, उन्होंने सामान्य बुद्धि को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक माना। दुर्खिम साहब ने इस सामान्य बोध को, दुर्खिम साहब जो थे उन्होंने इस सामान्य बोध को समाज शास्त्र के विषय में एक बाधक माना। तो दुर्खिम साहब समाज शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन में सामान्य बोध को बाधक माना।
अब दोस्तों ये बार बार सामान्य बोध शब्द आ रहा है और जो कि समाज शास्त्र के एक साइंटिफिक तरीके से अध्ययन में बाधक का कार्य कर रहा है, तो आखिरकार यह सामान्य बोध है क्या? किसी को पता हो तो वो कमेंट करे। तो दोस्तों सामान्य बोध सामान्य बोध वह ज्ञान है जो कि किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित होता है। अर्थात कि सामान्य बोध किस पर आधारित होता है? अनुभव पर आपका आधारित होता है। अभी आपने देखा कि समाज शास्त्र की अपनी पद्धति होती है, उस विषय वस्तु के अध्ययन के दृष्टिकोण से उसकी अपनी पद्धति होती है। लेकिन दोस्तों सामान्य बोध का इसकी अपनी कोई पद्धति नहीं होती है, इसकी अपनी कोई पद्धति नहीं होती है। यह सिर्फ किस पर आधारित होता है? अनुभव पर आधारित होता है। हमने समाज शास्त्र के अध्ययन में जिस पद्धति का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि यह अवलोकन पर आधारित है, यह प्रयोग पर आधारित है, अनुसंधान पर आधारित है इत्यादि। तो समाजशास्त्र की पद्धति में हम अवलोकन, समाजशास्त्र की पद्धति में हम प्रयोग, समाजशास्त्र की पद्धति में हम अनुसंधान इत्यादि को देख रहे थे, मौजूद रहता था। लेकिन सामान्य बोध सिर्फ अनुभव पर आधारित एक ज्ञान है और इसकी अपनी कोई पद्धति नहीं होती है। यह दोस्तों जो सामान्य बोध है, यह दैनिक जीवन की उत्पत्ति, यह दैनिक जीवन की उत्पत्ति है। सामान्य बोध दैनिक जीवन की एक उत्पत्ति है। और दोस्तों सामान्य बोध के स्रोत का ज्ञान, जो सामान्य बोध का सोर्स है, स्रोत है, सामान्य बोध के स्रोत या सोर्स का ज्ञान समाज को भी नहीं होता है। तो सामान्य बोध के स्रोत का ज्ञान समाज को भी नहीं होता है। यह जो सामान्य बोध है दोस्तों, यह अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाता है। जल्दी से सभी लोग नोट करिए। तो दोस्तों सामान्य बोध के स्रोत का ज्ञान समाज को बिल्कुल नहीं होता है और यह स्वतः अपने आप उत्पन्न होता है। यह स्वतः अपने आप उत्पन्न होता है। इसके सोर्स का ज्ञान बिल्कुल भी समाज को नहीं होता और यह स्वतः अपने आप
उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है, लेकिन सामान्य बोध क्या व्यवस्थित विषय है? क्या सामान्य बोध किसी प्रकार का इसमें व्यवस्थित रूप दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों, यह व्यवस्थित नहीं होता है। यह व्यवस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों, सामान्य बोध वह ज्ञान है जो कि अनुभव पर आधारित है। इसकी अपनी कोई भी पद्धति नहीं होती है। यह दैनिक जीवन की एक उत्पत्ति है और इसके सोर्स का ज्ञान समाज को भी नहीं होता है। यह स्वतः अपने आप उत्पन्न होती है। तो इसमें कोई व्यवस्थित रूप न दिखने के कारण यह व्यवस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या हम कह सकते हैं कि सामान्य बोध तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को अपने मन मस्तिष्क में सोचिए कि सामान्य बोध को लोक ज्ञान एवं लोक अज्ञानता का समीकरण माना जा सकता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बोलिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या सामान्य बोध लोक ज्ञान एवं लोक अज्ञानता का समीकरण माना जा सकता है कि नहीं? आपसे यूपीएससी कमेंट में प्रश्न पूछ ले कि सामान्य बोध लोक ज्ञान एवं लोक अज्ञानता का समीकरण है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यह हम अब कह सकते हैं कि सामान्य बोध, अतः हम यह कह सकते हैं कि सामान्य बोध लोक ज्ञान एवं लोक अज्ञानता का समीकरण होता है। समझ में आया? सामान्य बोध लोक ज्ञान एवं लोक अज्ञानता का समीकरण माना जाता है या होता है। तो दोस्तों, इसमें तार्किक लोक ज्ञान आपका तार्किक हो गया। तो इसमें तार्किक एवं लोक अज्ञानता अतार्किक। तो सामान्य बोध में तार्किक एवं अतार्किक दोनों ज्ञान सम्मिलित होता है। सामान्य बोध में लोक ज्ञान आपका क्या हो गया? तार्किक हो गया और लोक ज्ञानता अतार्किक हो गया और दोनों ज्ञान सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, लोक ज्ञान का कोई एग्जाम्पल आपको पता है? कोई एग्जाम्पल आपको पता हो तो कमेंट करिए। लोक ज्ञान किसी को पता हो तो वह कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। अब दोस्तों, मान लो कि यह व्यक्ति क्रोध में है और ये दूसरा व्यक्ति इससे बात करना चाहता है। मान लो कि यह व्यक्ति बहुत गुस्से में है, क्रोध में है और यह व्यक्ति बात करना चाहता है। तो
तो यह व्यक्ति अगर इससे क्रोध में बात करेगा तो स्थिति क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। तो यह इससे स्नेहपूर्ण में बात करेगा, स्नेहपूर्ण। तो अब लोगों के मन में एक अनुभव पर, एक लोक ज्ञान पर एक विचार स्पष्ट हो गया कि स्नेहपूर्ण उत्तर जो है वह क्रोध को क्या करता है, गुस्से को क्या करता है, दूर कर देता है। राइट? तो ये आपका लोक ज्ञान है और यह आपका तार्किक हुआ कि नहीं? तार्किक हुआ। अब दोस्तों, पंखों वाली चिड़िया जो होती है वो झुंड में रहती है। जो आपकी पंखों वाली चिड़िया होती है, ठीक है, वो आपका क्या रहती है, वो अपना एक झुंड बनाकर रहती है। जो पंखों वाली चिड़िया होती है वो झुंड बनाकर रहती है। तो ये एक लोक ज्ञान पर आधारित आपका ज्ञान हो गया। तो सामान्य बोध में लोक ज्ञान मौजूद है प्लस लोक अज्ञानता भी मौजूद है और इन दोनों का यह समीकरण होता है। तो लोक अज्ञानता क्या हुआ? लोक अज्ञानता तो दोस्तों मध्यकालीन यूरोप में, मध्यकाल का जो यूरोप था उसमें यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, मान लो कि इसको ज्वर हो गया, ज्वर मतलब बुखार, ठीक, मान लो कि इस व्यक्ति को क्या हो गया, ज्वर हो गया, बुखार हो गया। तो अब अगर इस व्यक्ति के सर में जुएं, ये जो जुआ होता है, जैसे किन्हीं अक्सर लड़के या लड़की दोनों में सरों में पाए जाते हैं, तो उसको निकालते हैं, नहीं अन्यथा क्या है कि बहुत तेज वो काटता है। तो क्या हुआ कि मध्यकालीन यूरोपियों में ज्वर के रोगी में जुआ न पाकर यह समझ लेना कि ज्वर जो है, जो ज्वर है, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, मध्यकाल का जो यूरोप था उस वक्त एक प्रकार का प्रथा प्रचलित थी कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको ज्वर हुआ है, अगर उसके सर में जुएं नहीं है तो इसी कारण उसको क्या हुआ है, ज्वर हो गया है। तो उसके सर में जुएं डाल देते थे तो उसका बुखार जो है बिल्कुल सही हो जाता था। तो ये लोक अज्ञानता पर आधारित ज्ञान है कि नहीं, आप लोग कमेंट करिए। तो मध्यकालीन यूरोपियों द्वारा ज्वर के रोगियों में जुआ न पाकर यह समझ लेना कि जुआ ज्वर को दूर करता है। तो लोगों ने बुखार से जो यह पीड़ित व्यक्ति है, इसके सर में जुआ डाल दिए और इसका बुखार जो है बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों सामान्य बोध लोक ज्ञान एवं लोक अज्ञानता का समीकरण है, अर्थात कि यह तार्किक एवं अतार्किक दोनों ज्ञान इसमें सम्मिलित होता है। तो लोक ज्ञान जो हमने देखा कि यह तार्किक एक प्रकार से है, अर्थात कि स्नेहपूर्ण उत्तर जो है वह क्रोध को, गुस्से को दूर करता है। जो पंछियां होती हैं वो झुंड में रहती हैं। और लोक अज्ञानता, जैसे मध्यकालीन यूरोप में किसी व्यक्ति को ज्वर हो जाता था तो अगर उसके सर में जुआ नहीं है तो इसी कारण उसको ज्वर हुआ है, तो क्या काम किया जाता था, उसके सर में जुएं डाल दिए जाते थे और इससे उसका बुखार सही हो जाता था। तो दोस्तों अब आप लोग यह समझने की स्थिति में आ गए होंगे कि समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध एक दूसरे से पृथक है कि नहीं, कमेंट करिए।
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध दोनों एक दूसरे से पृथक है, क्योंकि समाजशास्त्र शोध, कारण एवं तर्क पर आधारित है। समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध एक दूसरे से पृथक है। और दोस्तों, यह जो समाजशास्त्र है यह शोध, कारण एवं तर्क पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, समाजशास्त्र शोध, कारण एवं तर्क पर आधारित है। लेकिन सामान्य बोध किस पर आधारित है? सामान्य बोध किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है, अनुमानों पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है, रूढ़िवादी पर निर्भर करती है। तो सामान्य बोध अनुभव, अनुमान, परंपरा एवं रूढ़िवाद पर आधारित है। समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, हम उसके पिछले जिन टॉपिकों पर चर्चा की उससे स्पष्ट हुआ कि दोनों एक दूसरे से पृथक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र शोध, कारण एवं तर्क पर आधारित है, जबकि सामान्य बोध अनुभव, अनुमान, परंपरा एवं रूढ़िवाद पर आधारित है। ये जो समाजशास्त्र है ये विज्ञान होने का दावा प्रस्तुत करता है। विज्ञान होने का दावा प्रस्तुत करता है। ये जो समाजशास्त्र है यह किसका? विज्ञान होने का दावा प्रस्तुत करता है। यह मात्र उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करता है जिन वास्तविकताओं को प्रमाणित कर सके। यह जो समाजशास्त्र है मात्र उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करता है। समाजशास्त्र जो है वह मात्र उन्हीं वास्तविकताओं को समाजशास्त्र जो विषय है ये मात्र उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करता है जिन वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, जिन वास्तविकताओं को वह प्रमाणित कर सके। राइट? तो समाजशास्त्र विज्ञान होने का दावा प्रस्तुत कर सकता है। भाई हम उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करेंगे जिन वास्तविकताओं को हम प्रमाणित करने में बिल्कुल अस्पष्ट हैं। हम उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करेंगे जो बिल्कुल वास्तविकताएं किस पर आधारित है? बिल्कुल तथ्य पर आधारित है।
जो वास्तविकता तथ्य पर आधारित है, हम उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करेंगे जिनको हम क्या कर रहे हैं, प्रमाणित भी कर सक रहे हैं। परंतु दोस्तों जो सामान्य बोध है, सामान्य बोध में इन सभी गुणों की क्या होती है, अनुपस्थित होती है। यह न तो आपका विज्ञान है और न है उसके आसपास यह मौजूद होता दिखाई देता है। और सामान्य बोध का तथ्यों से किसी भी प्रकार का सरोकार भी नहीं है। तो मतलब कि सामान्य बोध में आपको ये सारे गुण अनुपस्थित मिलेंगे। इसका विज्ञान से दूर दूर तक किसी भी प्रकार का लगाव भी दिखाई नहीं देता है। तो अर्थात कि यह विज्ञान के बिल्कुल आसपास भी नहीं है। और इसका तथ्यों से, जो समाज शास्त्र तथ्य को ध्यान में रखकर उन वास्तविकताओं को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है, सामान्य बोध में इन तथ्यों का किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है। राइट दोस्तों, समझ में आया? तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके पहले एक वीडियो आप लोग देखिए, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करिएगा समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध को इस वीडियो के माध्यम से। राइट, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना, आपको कुछ सारी चीजें समझ में आएंगी। मेडिसिन की बात, मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये किताबें किसकी है? ये किताबें तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। इस अभी से? शादी के समय तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। लोग थू थू करेंगे और देह घर का काम करते हुए ही शोभा देती है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सब मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर प्रसव करवा लेते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। पता है इसी समय माँ और बच्चे का अस्पताल में रहना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, ना कोई अच्छा अस्पताल है और ना कोई डॉक्टर। तो माथा तो अंगार की तरह कप रहा है। क्या दीजिए? दादा, जल्दी से बच्चे को बुलाइए। क्या कर रही हो तुम आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस आनंदी, यह सब अंधविश्वास होता है। अरे अब यकीन तो कीजिए, इसका माथा ठंडा पड़ रहा है और बुखार भी कम हो रहा है ना बाबू? देखिए। दीजिए। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो। देखिए ना इसे, क्या हो गया है? आंखें भी नहीं खोल रहा है, हिल भी नहीं रहा है। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? हमारा बाबू ठीक तो है ना?
आनंदी, तो दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो जो है देखा और उससे काफ़ी कुछ सामान्य बोध को अब समझ पाए होंगे कि जिस प्रकार वह बच्चा बीमार था और उसको क्या चाहिए था, उसको एक अच्छे डॉक्टर के उपचार की आवश्यकता थी। परंतु वही जो मध्यकालीन यूरोप में आप लोगों ने देखा कि उसको बुखार हो जाता था तो उसके सर में जुए डाल देते थे तो सही हो जाता था। तो उसी प्रकार उसको भभूत जो आज हमारे समाज में देखने को मिलता है, जैसे किसी को नजर लग गया, टोना लग गया, तो जाहिर सी बात है कि उसको बुखार हुआ है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसको क्या हुआ कि नजर टोना लगने का एक बहाना किया जाएगा और उसको जाहिर सी बात है कि कोई गांव में या शहर में भी कोई नजर टोना झाड़ता है तो उसके पास लेके जाते हैं। अच्छा, मान लो कि सही हो गया तो उसको लोग बहुत अच्छी तरीके से मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, समाज शास्त्र का इन सब चीजों से बिल्कुल सरोकार नहीं है। समाज शास्त्र जो है इन सब चीजों से बहुत दूर है। वो उन्हीं तथ्य को, वह उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करता है जिन वास्तविकताओं को वह प्रमाणित कर सके, जो वास्तविकता बिल्कुल तथ्य पर आधारित हो। समाज शास्त्र वह विषय है। लेकिन सामान्य बोध में ये आपके डॉक्टर आनंदी में जो फर्स्ट महिला डॉक्टर बनी, तो वह प्रारंभ में इन्हीं लोक ज्ञान और लोक अज्ञानता के समीकरण में ये बंधी हुई थी। लेकिन उनके हस्बैंड ने बहुत उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने अध्ययन की और फर्स्ट महिला डॉक्टर भी बनी। तो अब एक डॉक्टर उस चीज का इलाज करेगा तो वह क्या है? वह तथ्य पर आधारित, मतलब कि उसको बुखार है तो किस प्रकार का बुखार है, वह जांच करेगा, पड़ताल करेगा, उसके हिसाब से उसको दवा देगा और सही भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल में। इधर हम लेते हैं सामान्य बोध, राइट? सामान्य बोध और इधर लेते हैं समाजशास्त्र। और हम किसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे? गरीबी। ठीक। अब दोस्तों, सामान्य बोध में क्या कहेंगे? लोग गरीब इसलिए है क्योंकि वह काम से क्या करते हैं? काम से भागते हैं, या हम कहें कि वह काम से क्या करते हैं? जी चुराते हैं। सामान्य बोध किस पर कहेगा? गरीबी। मान लो कि सामान्य बोध का एक व्यक्ति है और एक ऐसा समाज है जो बिल्कुल क्या है, ये हम एक समाज को मान ले रहे हैं। ये एक समाज है जिस पर लोग गरीबी पर अध्ययन कर रहे हैं। इस समाज में, ठीक है, इस समाज में गरीबी पर स्टडी हो रहा है। तो सामान्य बोध के अनुसार जो लोग होंगे वह कहेंगे कि जो गरीब व्यक्ति है वह काम से जी चुराते हैं, और समस्याग्रस्त वह परिवार से भी आते हैं। अर्थात कि इस समाज में बहुत अधिक समस्याग्रस्त परिवार मौजूद होते हैं। अर्थात कि यहां पर जितने परिवार आपको देखने को मिलेंगे उन परिवारों में समस्याएं जो है बहुत ज्यादा विद्यमान होती है, और परिवार जो है यहां पर उचित बजट बनाने में असफल है। अर्थात कि जो एक उचित बजट है जिसके आधार पर हमारे परिवार का जो है वह
जो भी खर्चे हैं वो अच्छी तरीके से चल सके। तो परिवार बजट बनाने में यहां पर असमर्थ होता है। बजट बनाने में असमर्थ होता है, राइट। तो मतलब कि सामान्य बोध वाला एक गरीबी समाज का अगर अध्ययन करेगा तो कहेगा कि ये लोग जो हैं काम से जी चुराते हैं या काम से भागते हैं, और यहां पर बड़े समस्याग्रस्त परिवार पाए जाते हैं, और यहां के जो परिवार वाले हैं वो बजट बनाने में असमर्थ हैं, अर्थात कि बजट बनाने में अयोग्य हैं। और यहां पर एक बुद्धिमत्ता की कमी भी देखने को मिलती है। बुद्धिमत्ता की कमी देखने को मिलती है। वह कहेगा कि यहां पर लोगों में बुद्धिमत्ता की भी कमी है, और कार्य के लिए जो स्थानांतरण है उससे वो डरते हैं। मतलब कि जो लोग गांव से शहर की ओर प्रवासी होते हैं, अर्थात कि मान लीजिए कि गांव में समस्या विद्यमान है, और गांव में समस्या विद्यमान है तो वह गांव को छोड़कर शहर की ओर प्रवासी कर सके ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो सके। तो ये सामान्य बोध का व्यक्ति कहेगा कि जो यहां के लोग हैं प्रवासी से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, समाज शास्त्र के अंतर्गत लोग क्या कहेंगे? समाज शास्त्री जब अध्ययन करेगा तो वह देखेगा कि गरीबी का कारण क्या है। तो वह देखेगा कि यहां पर वर्ग असमानताएं बहुत बड़े मात्रा में विद्यमान है, अर्थात कि इस समाज में वर्ग असमानता बड़े मात्रा में विद्यमान है। तो दोस्तों, यहां पर वह यह भी देखेगा कि किस प्रकार का यहां पर पूंजी का भाव है। मशीनें, उद्योग धंधे मौजूद नहीं होंगे, तो उद्योग धंधे मौजूद नहीं होंगे तो श्रमिक जो हैं वो श्रम करने के लिए कहां जाएंगे? श्रमिक श्रम करने के लिए इन्हीं कारखानों में जाएंगे, लेकिन कारखाने मौजूद ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वह कम मजदूरी में कार्य करने के लिए विवश होंगे। तो एक समाज शास्त्री समाज का अध्ययन करेगा तो वह यही कहेगा कि गरीबी का जो कारण है वह वर्ग समाज में असमानता की संरचना है, और वे लोग ज्यादा प्रभावित जिनके कार्य की अनियमितता दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम है। तो एक समाजशास्त्री अध्ययन के दौरान वह कारण को जानेगा, वह अध्ययन के दौरान यह समझने का प्रयास करेगा कि आखिरकार उस समाज में गरीबी क्यों मौजूद है। कारखाने उपस्थित नहीं है, तो कारखाने जब अनुपस्थित है तो श्रमिक श्रम करने के लिए कहां जाएगा? तो श्रमिक जब श्रम करने के लिए उसको एक स्थान ही मौजूद नहीं है तो वह कम मजदूरी में कार्य करेगा। तो कम मजदूरी में कार्य करने के कारण जाहिर सी बात है कि वह गरीब से और धीरे धीरे गरीब बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, हम और समाजशास्त्र सामान्य बोध के उदाहरण को लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आपको आए। अब मान लो कि एक किसान है, ये एक किसान है, ठीक है, और एक यह कौन है? वनस्पतिज्ञ, ठीक। ये एक किसान है और ये एक वनस्पतिज्ञ है। अब दोस्तों, किसान के पास फसल का संपूर्ण ज्ञान है, फसल का संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन
क्या इस किसान को वनस्पतिज्ञ कह सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, किसान को फसल का संपूर्ण ज्ञान है, वह फसल को उगाता भी है, फसल को उगाता भी है, लेकिन दोस्तों यह वनस्पतिज्ञ नहीं है। राइट? यह वनस्पतिज्ञ नहीं कहलाएगा, वनस्पतिज्ञ नहीं है, क्योंकि किसान जो फसल उगा रहा है वह फसल सिर्फ और सिर्फ सामान्य बोध, सामान्य ज्ञान, अर्थात कि सिर्फ एक अनुभव पर वह उगा रहा है, अनुभव पर वह उगा रहा है। लेकिन दोस्तों एक वनस्पतिज्ञ का जो ज्ञान है वह अनुसंधान पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुसंधान पर आधारित है, अर्थात कि यह उस विषय को बहुत ही गहन अध्ययन एवं शोध के माध्यम से पढ़ा हुआ है, इस कारण उसको वनस्पतिज्ञ कहा जा रहा है। तो दोस्तों समाज शास्त्र भी इसी पर आधारित है, अनुसंधान पर आधारित है, प्रयोग पर आधारित है। वह ध्यान पूर्वक से उन चीजों को देखता है, तब जाकर वह किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पे आता है। वह उन वास्तविकताओं की बात करता है जिन वास्तविकताओं को वह प्रमाणित कर सके। वह उन्हीं वास्तविकताओं को बात करेगा जिन वास्तविकताओं के तथ्य उपस्थित हैं। लेकिन सामान्य बोध सिर्फ अनुभव पर आधारित एक आपका लोक ज्ञान एवं लोक अज्ञानता का एक समीकरण है। दोस्तों हम एक और दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो समाजशास्त्र उन वास्तविकताओं का खंडन करता है जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, अर्थात कि यह समाजशास्त्र अनुसंधान पर आधारित है। तो क्या समाज के पास भी तो ज्ञान मौजूद है? तो जिस समाज के पास ज्ञान मौजूद है वह ज्ञान के कारण वह समाजशास्त्री बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि समाज के सदस्यों का जो ज्ञान है वह अनुभव पर आधारित है। जो समाज के सदस्य हैं उनके पास जो ज्ञान है वह अनुभव पर आधारित है, इस कारण वह समाजशास्त्री बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। लेकिन समाजशास्त्र जो है वह उन्हीं वास्तविकताओं को बात करेगा जिनको वह प्रमाणित कर सके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग अलग है। दोस्तों अभिव्यक्ति के आधार पर अभिव्यक्ति के आधार पर भी दोनों एक दूसरे से भिन्न है। वन मिनट। अभिव्यक्ति के आधार पर दोनों एक दूसरे से भिन्न है। राइट? अभिव्यक्ति के आधार पर भी दोनों एक दूसरे से भिन्न है। हमने आपको बताया कि सामान्य बोध की कोई समर्पित भाषा नहीं होती है, जबकि समाजशास्त्र की अपनी भाषा है।
तो अभिव्यक्ति के आधार पर हम किस आधार पर कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से भिन्न है? समाजशास्त्र की अपनी भाषा है, लेकिन सामान्य बोध की अपनी कोई समर्पित भाषा है ही नहीं। इस कारण अभिव्यक्ति के आधार पर भी समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध एक दूसरे से भिन्न है। अतः दोस्तों, समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में अंतर होने के बावजूद, ये जो समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर होने के बावजूद सामान्य बुद्धि जो होता है वह समाजशास्त्र को कच्चा माल प्रदान कर एक आधार बनाता है। अर्थात कि जो सामान्य बोध है वह समाज शास्त्र को एक कच्चे माल के रूप में आधार प्रदान कर रहा है। कौन? सामान्य बोध। समझिए, समाज शास्त्र को कच्चा माल किससे प्राप्त हो रहा है? सामान्य बोध से प्राप्त हो रहा है। राइट? अर्थात कि जब किसी भी प्रकार की कोई संकल्पना मौजूद होगी कि यह सामान्य बोध है, अर्थात कि जैसे मध्यकालीन यूरोप में, तो अब समाजशास्त्र को एक विषय मिल गया है, अर्थात कि रॉ मटेरियल मिल गया है। अब समाजशास्त्र उस पर क्या करेगा? गहन अध्ययन करेगा। अब मान लो कि सामान्य बोध के आधार पर यह मिला कि कुछ किसान जो है फसल को कुछ गलत तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, जिसके कारण फसल में पैदावार की कमी है। तो समाजशास्त्र को एक विषय मिल गया, अब वह उस पर क्या करेगा? अनुसंधान करेगा। तो दोस्तों, समाजशास्त्र को कच्चा माल कौन दे रहा है? सामान्य बोध प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में अंतर होने के बावजूद सामान्य बुद्धि ही समाजशास्त्र को कच्चा माल प्रदान करता है और इसका आधार भी बनता है। दोस्तों, सामान्य बुद्धि समाजशास्त्रीय निष्कर्ष को चुनौती भी देता है। सामान्य बोध समाजशास्त्रीय निष्कर्ष को चुनौती देता है। अब मान लो कि समाजशास्त्री किसी निष्कर्ष पे आए कि यह निष्कर्ष इसका होगा, तो सामान्य बोध जो है उसको तुरंत स्वीकार नहीं करेगा। सामान्य बोध समाजशास्त्री निष्कर्ष को क्या दे रहा है? चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों, मान लो कि समाजशास्त्रियों ने एक निष्कर्ष पे पहुंचे। अब उस निष्कर्ष को तुरंत तो स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा कि उसको तुरंत सामान्य बोध वाले स्वीकार कर लेंगे। अब मान लो कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जब समाजशास्त्री ने अध्ययन किया कि जो यहाँ पर एक रूढ़िवादी परंपरा मौजूद है कि किसी को बुखार हुआ है और उसके सर में जुएं डाल देने से उसका बुखार सही हो जा रहा है, तो समाजशास्त्री ने कहा कि नहीं, ये गलत प्रक्रिया है। तो सामान्य बोध तुरंत समाजशास्त्री निष्कर्ष को क्या करेंगे? चुनौती देंगे। तो दोस्तों, समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से प्राप्त ज्ञान की जांच भी करता है। समाजशास्त्र
समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से प्राप्त ज्ञान की जांच करता है। राइट? समाजशास्त्र, जैसे मान लीजिए कि सामान्य बोध अगर हो ही न तो समाजशास्त्र को कोई विषय ही नहीं मिलेगा। तो समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से जो भी प्राप्त ज्ञान है उसको क्या करेगा? जांच करता है। इस प्रक्रम में कई बार सामान्य बुद्धि अर्थात कि सामान्य बोध उचित सिद्ध होकर समाजशास्त्र का हिस्सा भी बन जाता है। अर्थात कि कभी कभी सामान्य बोध उचित सिद्ध होकर समाजशास्त्र का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। अब मान लो कि यह हिस्सा कैसे बना। अब मान लो कि जैसे न्यूटन ने ही देखा कि जो फल है वो नीचे गिर रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण है। लेकिन उसके पहले कई और लोग देख रहे थे, तो उनके लिए एक सामान्य बोध था। लेकिन उस पर जब अनुसंधान हुआ तो वही सामान्य बोध क्या हो गया? एक विज्ञान के रूप में आप देख रहे हैं। तो कई बार सामान्य बोध उचित सिद्ध होकर समाज शास्त्र का हिस्सा बन जाता है। एंथनी गिडन्स एक विद्वान थे। राइट? तो दोस्तों, एंथनी गिडन्स एंथनी गिडन्स, ठीक है, ग है। तो एंथनी गिडन्स का मानना था कि समाजशास्त्री का ज्ञान भी कई बार सामान्य बुद्धि बन जाती है। अभी आप लोगों ने देखा कि कई बार सामान्य बुद्धि जो है उचित सिद्ध होकर समाजशास्त्र का हिस्सा बन गया। जो इस सामान्य बोध को अभी हम अनुभव पे आधारित देख रहे थे वह समाजशास्त्र का हिस्सा बन गया। लेकिन एंथनी गिडन्स का भी मानना था कि समाजशास्त्री ज्ञान भी कई बार सामान्य बुद्धि बन जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो विवाह विच्छेद के समाजशास्त्री अध्ययन से, जो विवाह विच्छेद होते हैं उस समाजशास्त्री के अध्ययन से यह सामान्य बोध उत्पन्न हुआ कि विवाह चुनौतीपूर्ण है। राइट? तो अभी तक एक समाजशास्त्री ज्ञान था और वही समाजशास्त्री ज्ञान क्या हो गया? सामान्य बोध बन गया। अब ये सामान्य बोध प्रचलन में आ गया कि विवाह जो होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। राइट? तो विवाह विच्छेद के समाजशास्त्री अध्ययन से यह सामान्य बोध उत्पन्न हो गया कि विवाह क्या होता है? चुनौतीपूर्ण होता है। अतः दोस्तों, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध में गहरे संबंध भी मौजूद होते हैं। राइट? तो दोनों एक दूसरे का स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं। कभी समाजशास्त्र के विषय वस्तु सामान्य बोध हो रहे हैं, कभी सामान्य बोध के विषय वस्तु समाजशास्त्र में भी शामिल हो जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक समय एक सामान्य बोध था आम का नीचे गिरना, लेकिन न्यूटन ने देखा तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म होता है। तो वही सामान्य बोध अब समाजशास्त्र का विषय वस्तु बन गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एंथनी गिडन्स का मानना है, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री ज्ञान भी कई बार सामान्य बुद्धि बन जाता है। एग्जाम्पल हमने दिया कि विवाह विच्छेद के समाजशास्त्री अध्ययन से यह सामान्य बोध बन गया कि विवाह चुनौतीपूर्ण होता है। अर्थात कि विवाह के बाद तमाम प्रकार के मुश्किलों की भी सामना होती है। यह एक सामान्य बोध बन गया। तो दोस्तों, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध में एक गहरा संबंध अवश्य है।
दोनों एक दूसरे के स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी समाज शास्त्र सामान्य बुद्ध की संज्ञा देना उचित नहीं माना जा सकता है। अतः समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो दोस्तों, ये आपका समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हल करने का प्रयास करिए, और कोई भी समस्या होगी आप मुझसे पूछना, मैं उन समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और खूब अच्छे से आप लोग अध्ययन करिए। कोई भी समस्या हो आप लोग जरूर मुझसे कांटेक्ट करिए। बाकी आप लोगों के पास मेरे नंबर मौजूद है, 91 98 120 630 पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आपको ये जो मटेरियल है इसका आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को किसी को भी एडमिशन लेना हो तो वह मुझे 89 57 13 43 34 पर मुझे कांटेक्ट करें। 89 1 मिनट 89 57 13 43 34 या 8040 2005 आप कांटेक्ट करिए। ये कॉल नंबर है, तो आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार।